सबसे पहले इफ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो ध्यान से देखिए, X was shareholder who was holding 15% voting power of the company called an EGM of the members of the company under section 100 of the Companies Act. करेक्ट है यहां तक? तो बेसिकली उसने मीटिंग कॉल की, मतलब उसके पास पहले ही क्वेश्चन में क्लियर है कि उसके पास कितने परसेंट वोटिंग पावर थे? उसके पास 15% जो है कंपनी के वोटिंग पावर थे। तो उसने मीटिंग कॉल की, और जाहिर है कि अब यहाँ पे दिमाग मत लगाना कि कैसे कॉल की, वो मतलब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो चुका है, तो वहां यहाँ पे क्लियर लिखा है कि सेक्शन 100 के अंदर उसने मीटिंग कॉल की, जो कि उसका राइट था। हाउएवर द कोरम इन द मीटिंग वाज नॉट प्रेजेंट। लेकिन मीटिंग में कौन नहीं आया भाई? मीटिंग में कौन नहीं आया? किसकी मीटिंग में? मीटिंग रिक्विजिशंस ने कॉल की थी और उस मीटिंग में कोरम नहीं आया। ठीक है, डिसाइड द फेट ऑफ द मीटिंग। फेट का मतलब होता है अंजाम, कि मीटिंग का क्या हुआ होगा। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द कंपनी वर, मतलब ये जो कंपनी है, इट वॉज या कंपनी वर अ प्राइवेट कंपनी एंड इट्स एओए अलाउड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, रोशनी। दैट्स रियली ग्रेट। पूरे का पूरा सेक्शन 103 प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, अगर सॉरी पूरे का पूरा 100 भी प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। और ये एक मिनट, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में भी इसको क्लैरिफाई किया है। yes, चलो स्टार्ट करें इसका आंसर लिखना। यस यस, SS2 और आई थिंक उसका सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का क्लॉज 15, उसमें हमने आज ही पढ़ा था सुबह सुबह। चलिए स्टेप 1। नाउ व्हाट वुड बी द स्टेप 1? मैं आंसर शुरू करूंगा सब। अच्छा, एक और चीज याद रखो, जब भी आप आंसर शुरू करो, जब भी आप क्या करो, आंसर शुरू करो, सबसे पहले हमेशा याद रखना, ऑलवेज राइट लाइक दिस, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन आंसर का जो एग्जाम में होता है ना, वो नंबरिंग गलत लिख के आते हैं। ये एक बहुत मतलब फालतू में फेल होना है, फालतू में मतलब लिखने के बाद भी फेल होना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें नाउ। ओके, अच्छा एक मिनट, यहां पे क्या ना, इसे ये सेक्शन कोरम से भी रिलेट करता है? अरे हाँ, ये ना कोरम से भी रिलेट करता है सेक्शन 103, हमने आज ही पढ़ा है। चलो सबसे पहला, एज पर सेक्शन 103 of Companies Act 2013, if the quorum of the meeting is not present, अगर मीटिंग का कोरम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, कब प्रेजेंट नहीं है? विद इन हाफ एन आवर ऑफ द टाइम, लिख लो पहले शांति से, हाफ एन आवर ऑफ holding of the meeting, then the meeting shall be adjourned to same day, same time, same place in next week। अरे आकाश आया क्या? सेम डे सेम टाइम सेम नेक्स्ट वीक, unless
the board fixes some other day, date, time and place for holding of the meeting. ठीक है. If the meeting is called by requisitionist, अब यार रिकॉर्डेड मिलेगा बट मुझे ये पता नहीं कब मिलेगा. मिलेगा जरूर. ठीक है. अपना वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पता ही है ना आपको. क्लास में जो लेक्चर होते हैं वो अपलोड हो जाते हैं बच्चों. बहुत बड़ी बात है. अरे सॉरी, हर चीज बोलनी जरूरी नहीं है. मैं बोल रहा हूं ना. क्या हो गया एक्सपायर? भाई ऑफिस से बात करना, मैं क्या कर सकता हूँ. तेरा फीस कुछ बाकी होगा, एक बार चेक करना. if the meeting is called by requisitionist, the meeting shall be dissolved. ठीक है. However, as per SS2, however as per Secretarial Standard 2, the requirement of dissolution of meeting however the requirement of dissolution called by requisitionist in case quorum is not present will not apply if the AOA of private company contains otherwise. अगर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और लिखा हुआ है तो. ठीक है. तो वी आर डन विद व्हाट बेटा? ओए बेटा मैं कल करवा देता हूं, आप टेंशन मत. हाँ जी. आर वी डन विद स्टेप 1? चलो तो तू आराम से लिख, हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. स्टेप 2. भाई स्पीड बढ़ा क्योंकि आज अपने को बहुत सारे. इन द गिवन क्वेश्चन द मीटिंग ऑफ X Limited called by requisitionist will be what beta? Be dissolved. तो जो मीटिंग किसने कॉल की है?
रिक्विजिशनिस्ट ने कॉल की है वो डिसॉल्व हो जाएगी। इफ एक्स, इफ द, यहां पे लिखेंगे इफ द कंपनी वॉज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी and if its AOA allows for adjournment of the meeting called by requisitionist, और अगर उसके आर्टिकल अलाउ करते हैं, किस चीज के लिए अलाउ करते हैं, called by the requisitionist, comma, this case private company can adjourn the meeting called by requisitionist even when quorum was not present within half an hour of holding the meeting. बात खत्म. That's it. Write it, everyone. देवज्योति लिख लिया? वेरी गुड. लक्ष्मी मेडिकल भाई तेरा राइटिंग स्पीड बढ़िया है यार दोस्त. चलो ग्रेट. भाई अरुण दाल चावल बना लिया कि नहीं तू? सब्जी रोटी काहे का सब्जी बनाया भाई? भाई ये आदमी है यार. ए भाई बाद में पूछ लेना उसका जात धर्म नॉनवेज वेज. आगे बढ़ जा. अरे बेटा तुम लोग ना बहुत दर्द देते हो मुझे पता है. अब एक मिनट सुनो मेरी बात. एक को स्टार्टिंग का देखना है, एक को लास्ट का देखना है. मैं क्या करूं बताओ? और मुझे क्वेश्चन देखना है. कुछ नहीं दिखेगा बे, बाद में देखना रिकॉर्डेड जब आएगा 2 साल के बाद. हाँ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा और अभी मैं थोड़ा धीरे लिखता हूँ. ठीक है चलो. बट प्लीज मैं आप सबसे बोलूंगा कि इतना अपन ने लिख लिया है. नाउ प्लीज इंक्रीज योर स्पीड. मेरे ख्याल से स्पीड बढ़ना चाहिए अभी. चलो आगे बढ़ जाओ. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर जेड अटेंड्स एंड वोट्स एट द एजीएम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. मिस्टर जेड क्या करता है? अबे क्या करता है मिस्टर जेड? अटेंड करता है और वोट करता है. ठीक है तो मिस्टर जेड करवा. सारा ऐसा लगता है गाना गा रहे. तो मिस्टर जेड जो है वो क्या कर रहा है? मीटिंग अटेंड कर रहा है और वोट कर रहे हैं. लेटर ऑन ही फाइल्स अ केस अगेंस्ट द कंपनी दैट द कंपनी डिड नॉट प्रोवाइड हिम. कितने दिन का नोटिस? 21 डेज. यस मैं करवा रहा हूं. डोंट वरी. इधर देखिए. तो बाकी अबे बंद कर बे, बंद करे. मैं म्यूट करता हूं, ये लोग तुरंत अनम्यूट कर लेते हैं. ठीक है. लेटर ऑन ही फाइल्स अ केस अगेंस्ट द कंपनी दैट द कंपनी डिड नॉट प्रोवाइड. लेटर ऑन ही. भाई तुम लोग शांत रहोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊं.
अगली बार से ना ये तुम लोग ने गलती से ही मेरे को बोला कि जूम पे लो, मैं पिटाई कर दूंगा क्लास में फेस टू फेस वालों की। तो इधर इधर शांत है सर, जूम ही चाहिए क्यों सर, हम चुप है सब लोग। इधर चलो सर भी देख रहे कौन चुप रहे। भाई मेरे को ना सोना है, मैं बता रहा हूँ तुम लोग के लिए मैं अपना सैटरडे, हाँ नेक्स्ट टाइम सिर्फ यूट्यूब। इधर तो सुनो ध्यान से फिर से। मिस्टर जेड मीटिंग अटेंड करता है और मीटिंग में वोट डाल देता है। उसके बाद वो कंपनी के उसके बाद वो कंपनी के खिलाफ क्या करता है, केस फाइल करता है। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ अपशब्द मेरे मुंह से निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इधर ठीक है, लेटर ऑन, और बाद में वो कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर देता है कि मुझे 21 दिन का क्लियर नोटिस 21 दिन का क्लियर नोटिस मिला नहीं है। ठीक है, जो 101 सेक्शन 101 के अंदर देना चाहिए। डिस्कस वेदर द केस फाइल्ड बाय मिस्टर जेड विल बी वैलिड और नॉट। एक मिनट, केस समझा तुमको? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई उसने मीटिंग अटेंड कर ली, मीटिंग में वोट भी डाल दिया, लाइक आपने क्लास पूरी अटेंड भी की, सिलेबस भी खत्म किया, और उसके बाद तुमने मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया कि दुष्यंत सर ने पैसे लिए पर सिलेबस खत्म नहीं, क्लास के पूरे मजे भी लिए, जोक्स पे बिंदास हंसे भी। सो क्या होगा, तुमको लगता है कि मिस्टर जेड जो है वो केस जीत जाएगा? शुभम पाल, तू भाई तेरी यहाँ पे वकालत कर रहा था वो अंकित कुमार, मैं बता दूं भाई अंकित कुमार तू गलत घोड़े पे पैसा लगा रहा है भाई। ठीक है, तो बच्चों क्लियर केस है भाई, नहीं वो कसाई है। इधर तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस केस में आपने जब मीटिंग अटेंड कर ली है, भले ही आपको 21 डेज का नोटिस, बट यू हैव अटेंडेड द मीटिंग, यू हैव कास्ट योर वोट, आपने अपना वोट भी डाल दिया। मतलब कहना इसे कंपनी ने गलती की थी, बट जब आपने मीटिंग अटेंड कर ली, वोट डाल दिया, कहीं से आपने कंपनी की गलती को रेटिफाई कर दिया। चलिए, तो राइट द आंसर। सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे, और प्लीज थोड़ा सा स्पीड तुम लोग बढ़ाने की कोशिश करना, मैं थोड़ी कम करूंगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए। अब यहां पे एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन, मतलब इस केस का आंसर डायरेक्टली एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, तो यहां पे थोड़ा सा हमको जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल्स हैं, एस्टॉपल के प्रिंसिपल हैं, वो लगा के हमको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपन ने अच्छा नहीं, अपन ने वो कुछ ऐसा केस लॉ पढ़ा था ना कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन के नोटिस भेज दिया था, फिर कंपनी ने उसको रेटिफाई कर दिया, तो ये माना गया कि नोटिस वैलिड था। याद है अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा था? हाँ, तो कहीं ना कहीं ये उससे रिलेट करता है। ठीक है, चलिए प्लीज हियर। तो यहां पे अपन स्टार्ट कैसे करेंगे, व्हाट वुड बी द स्टेप 1? कोई मुझे बता सकता है स्टेप 1 में क्या लिखे अपन? सेक्शन लिख दें भाई, सेक्शन बोलते हैं उसको, सेक्शन सेक्शन। चलो, एज पर सेक्शन 101 of Companies Act 2013, notice of every general meeting shall be given 21 days in advance of the meeting. Given days in advance of the full stop. By 21 days, कई बार मैं सही हो सकता हूं बेटा, we mean 21 clear days. ठीक है, now okay, in case यहां पे और चाहो तो ये भी लिख सकते हो,
to every member of the company at his address mentioned in ROM or in the records of depository or through electronic mode. In case under an accidental omission, if the company could not send notice as required under section 101, the company gets an excuse. Even if the company could not send notice, but the shareholder, but the member attended and voted at the meeting, then it is considered that member has ratified the act of company. इस केस में हम मानते हैं कि एक मेंबर क्या कर दिया है, कंपनी के एक्ट को क्या कर दिया है, रेटिफाई कर दिया है. ठीक है, तो ये अपना कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप 1. हैज एवरीवन रिटन? चले देख लिया. दौदा, ओ दौदा, एक ठो बाकी है. ओके, अंशु कुमार, तू पक्का सारे ब्लॉक करने वाले काम करता है. ये मेरे को ज्ञान क्यों पेल रहा है तू कि सर अगली बार से नेक्स्ट वीक में लेक्चर लीजिए? भाई नहीं है पॉसिबल. इसको ब्लॉक करूं कि सच में ब्लॉक करने वाला लड़का है? इसको मैं सोचता हूं इग्नोर करूं. मेरे को ज्ञान दे रहा है कि सर इवनिंग में लेक्चर लिया करो. यार क्या करूं मैं इसका, मेरे को समझ में नहीं आता. अरे भाई एक चीज बता मुझे भाई, शनिवार का दिन होता है भाई, कोई टीचर दुनिया का, तेरा कोई भी टीचर देख ले, कोई अपना शनिवार वेस्ट करके यहां नहीं आता. मतलब फैमिली के ऑब्लिगेशन होते हैं, थोड़ा घुमाना है. तेरे को क्या लगता है भाई मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है? मैं मोदी हूं, कोई है नहीं मेरे आगे पीछे? तो भाई इसको मैं पक्का ब्लॉक करूंगा. हर बार मुझे ना, अब फिर धीरे से लेक्चर के बाद क्या बोलेगा, सर सॉरी सर माफ कर दो, ब्लॉक मत कर. भाई चलो आगे बढ़ो. हो गया. हाँ, स्टेप 2. उसके बाद इन द गिवन क्वेश्चन क्या होगा? इन द गिवन क्वेश्चन, मिस्टर जेड who has attended and voted at the meeting has ratified the mistake of the company.
So his case is liable to fail, और इसलिए उसका केस जो है वो कोर्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा. ठीक है. क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट नोटिस जब वो पूछ नहीं रहा है तो तू बताएगा क्यों? कुछ पूछ रहा है क्या वो शॉर्ट नोटिस के बारे में? प्लीज आप लोग ये भी याद रखिएगा, आंसर में क्या नहीं लिखना है ये भी डालना बहुत जरूरी है. एग्जाम में यू हैव अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो बी वेरी पर्टिकुलर. और हमेशा याद रखना ये शॉर्ट नोटिस और ये मतलब, अगर आपको पता है ना दिल्ली कैसे जाना है तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि भाई मैं ट्रेन पकड़ूंगा और मैं चला जाऊंगा. बट आपको नहीं पता दिल्ली कैसे जाना है तो आप, और आपको आप बताना भी है, तो आप दुनिया भर की चीजों में उसको घुमाओगे कि पहले यहां जाना, वहां से मुजफ्फराबाद से बस मिलेगी ये. सो इफ यू नो द आंसर, राइट द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि कंसेप्ट को फालतू में अपने को बढ़ाना नहीं है. वी आर नॉट सपोज टू इंक्रीज द कंसेप्ट. इतना लिख दिया आपने, 4 मार्क खत्म, उससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको. एग्जाम में आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है. चल वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. इधर देखो. द एनसीएलटी में स्यू मोटो, प्लीज हियर, द एनसीएलटी में स्यू मोटो call for a meeting of members. Comment. What will be your answer in case of meeting to be called is AGM? क्या NCLT AGM को स्यू मोटो के आधार पे कॉल कर सकता है? दूसरा, क्या NCLT मीटिंग कॉल कर सकता है? बोलो. जनरल मीटिंग कॉल कर. हाँ जी रोशनी. No, sir, it cannot call. कौन सी मीटिंग? The case of वेरी नाइस. शुभदा. हाँ बेटा. देव ज्योति जी, पता है क्या इसका आंसर क्या होगा? इतना दूर नहीं गए हो. ओके, सेक्शन 9. वेरी नाइस. तू तो एक काम कर, तेरे आसपास अगर चुल्लू भर पानी है उसमें डूब मर. sir, गलत नहीं है वो, गलत नहीं है वो, सरासर गलत है. गलत बोल के तुम उसको इज्जत दे रही हो. sir, conditional. इधर देखो. बहुत बढ़िया. एक काम कर, 97 और 96 भी बोल दे. क्या है, आईसीएसआई तो तेरे साथ केबीसी खेलने वाली है भाई. भाई पक्का तू फेल होगा. अगर तू रट्टा मारेगा तो पक्का फेल होगा. बट प्लीज कभी भी देखिए, चीजों को आप रट्टा नहीं मारिए, कंसेप्ट आप पढ़ते हैं. और सबसे बड़ी बात, मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ एक एक सेक्शन, तो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर कि यार हमने एजीएम किया था, उसके बाद एजीएम में अगर फेल हो गए तो नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएगा, उसके बाद इम्प्रैक्टिसिबल वाला वर्ड आना चाहिए. तो 96 से लेके 99, दीज आर द सेक्शन दैट यू कैन इजिली कीप इन योर माइंड. डोंट ट्राई टू मगअप, चीजों को मगअप करने की ना करें. मेरे ख्याल से फेस टू फेस वाले बच्चों ने कॉपी बनाई, आप सबने भी बनाई होगी. मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि वो सेक्शन कैसे लिखना है, तो वो भी आप रोज देखें ना तो आपको चीजें याद रहेंगी. और सबसे अच्छी चीज, अगर आपको सेक्शन नहीं आता, डोंट राइट द सेक्शन. ठीक है, कोई वो तो मैं आप लोग को इतना बोलता हूँ सेक्शन याद रखो, बाकी सेक्शन याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए बेटा. क्या नहीं, प्लीज वो बेटा, हर एक चीज ना भीख में नहीं मिलेगी. हम आपको खुद बनाना पड़ेगा. इट्स योर एफर्ट. हाँ यार, तुम तो हर चीज दूसरे की चाहिए बे तेरे को. एक दिन होगा बेचारा शादी करके आएगा, बोल देगा बीवी दे दे यार अपनी एक दिन के लिए, थोड़ा ना चलेगा भाई. नाउ प्लीज राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन वी स्टार्ट? स्टेप 1, as per section 98 of Companies Act 2013, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के हिसाब से क्या होगा? when it is impracticable, when it is
impracticable to call. What beta? Any general meeting other than AGM of the company comma any member entitled to vote at the meeting or any director of the company may request NCLT to call for a meeting, comma NCLT may on itself also call the meeting or issue directions for, अगर वर्ड याद है तो calling, holding and conducting of the meeting. Yes or no? ये कौन से सेक्शन में लिखा है बच्चों? लिखा? हाँ सर। Okay. So I think this is sufficient for 98. पहला पार्ट आंसर का सफिशिएंट है 98 में, कि और कुछ लिखना है इसमें? और एक पॉइंट अगर इसमें ऐड करना है तो ये लिख सकते हो कि एनसीएलटी में ऑल्सो इश्यू एंसिलरी डायरेक्शंस फॉर द मीटिंग. आप अगर चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि एनसीएलटी क्या कर सकती है, मीटिंग के लिए एंसिलरी डायरेक्शंस भी इश्यू कर सकती है. ठीक है. नाउ हाउएवर अंडर सेक्शन 97 of Companies Act 2013, the NCLT on request of any member of the company may call for a meeting or issue may call for an AGM or issue directions for calling of AGM. Under section 97, the NCLT does not have suo motu powers to call for AGM. 97 के अंदर एनसीएलटी के पास क्या नहीं है? suo motu पावर नहीं है एजीएम को कॉल करने. अरे प्रथम रस्तोगी नहीं है क्या यहाँ पे? अरे यार प्रथम नहीं है यार. मुझे वेदांत से बात। वेदांत भाई क्लास नहीं आता है, उसके लिए सब प्रायोरिटी थोड़ी ना है भाई. पॉकेट मार। पॉकेट मार भी नहीं है यार आज पॉकेट मार भी नहीं है, तोतलू भी नहीं है. परिणीता है क्या? परिणीता, अवनी, सर वो अरे कहाँ है ये लोग? तोतलू भी नहीं है. सारे पंच। नहीं 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 होंगे बाहर बाहर कहीं घूमने.
सर आप भी जानते हैं पुणे बहुत आसान है। अबे तू लिखना बे, साले तू क्या मेरे को ज्ञान पेल रहा है बे? अब रिमूव होगा। अब एक शब्द भी फालतू बोला तो रिमूव, सीधे रिमूव एंड रिपोर्ट। कभी जिंदगी में ज्वाइन नहीं कर पाएगा लाइव लेक्चर जूम क्लास के थ्रू। हाँ चलो डन एवरीवन, रोशनी हो गया? ओके चलो ग्रेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द AGM of X Limited has been adjourned for want of quorum and it has been decided that adjourned AGM will be held next week, same day, same time and at same place. However, on that day there is a national holiday. उस दिन क्या है बच्चों? नेशनल हॉलीडे है। नंबर 1, कैन द adjourned AGM be held on that day? Full stop, खत्म। Will your answer be different if in that AGM one of the transactions of filling of vacancy caused by retirement of director was not discussed? तारीफ करूं क्या उसकी जिसने है क्वेश्चन बनाया। लिख लोगे क्या है आंसर? उल्टा बोल रही हो रोशनी, बराबर एकदम ही उल्टा। नॉर्मली अच्छा ओके, एडजर्न एजीएम आप हमेशा नेशनल हॉलीडे को कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। बट अगर आपको एजीएम में कौन सा मैटर डिस्कस करना है? डायरेक्टर का कैजुअल वैकेंसी, सॉरी डायरेक्टर का वैकेंसी था, अगर वो वाला ट्रांजैक्शन आपका बचा हुआ है और मीटिंग एडजर्न हो रही है तो फिर वो नेशनल हॉलीडे को नहीं होगी। यस और नो? होगी सर उल्टा। एक मिनट ओपन कर डायरेक्ट साले। अबे मैंने पढ़ाया है साले। अगर मान ले मैं सही निकला तो तू गया। ठीक है सही। नोट्स में ऐसा ही था क्या? नहीं फिर रुक जाओ एक मिनट। 3 लोग बोल रहे हैं मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, बट स्टिल लेट मी। कभी कभी मतलब 1000 में से एक आध बार रुको, लेकिन एक बार मैं चेक कर लूं। अभी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हो रहा है। कौन सा पेज है? अच्छा सॉरी मैं भूल गया, तुम सब गरीब हो, किसी के पास डायरेक्ट है ही नहीं। 1.2 पुरानी वाली डायरेक्ट है ये। यार मैं तूने देख लिया बेटा, अब तो मेरी और फट रही है। मिल गया। If an adjourned meeting is adjourned for want of quorum or otherwise shall not be held on national holiday। भाई तुम लोग सही थे, माफ करना मैं गलत था। If an adjourned general meeting adjourned for want of quorum or otherwise shall not be held on national holiday, ठीक है। Only if any item relating to filling up of vacancy of director retiring by rotation is included in the agenda। अबे एक मिनट an adjourned general meeting AGM adjourned for want of quorum or otherwise
shall not be held on national holiday only if, एक बार Page number 3.76 if at एक मिनट an urgent general meeting warned for the quorum or otherwise shall not be held on national holiday. अबे वापस से पढ़ो, तुम लोगों ने गलत पढ़ा है शायद. An adjourned AGM adjourned for want of quorum or otherwise shall not be held on national holiday only if any item relating to filling up of the vacancy of director retiring by rotation is included in the agenda of general meeting. अच्छे से पढ़ो उस चीज को, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एग्जैक्टली, यस, यही मैंने आपको सुबह क्लास में बताया था. मैंने क्लास में भी तुमको यही बताया था जो मैं अभी बोल रहा हूं. पढ़ाया था ना? अरे यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है. एक मिनट फिर से पढ़ो. एक मिनट, आई जस्ट क्लिक द पिक्चर एंड मैं उस पर डालता हूं आपके ग्रुप पे. अरे अपने पढ़ा है सुबह यार. एक मिनट नहीं कर रहा मैं डायरेक्टली. आई क्लिक द पिक्चर एंड आई सेंड. देखो अभी, चलो देखो एक बार जल्दी से. मिला? इज दैट क्लियर? तो लक्ष्मी मेडिकल तेरा सक्सेस रेशियो और कम हो गया, और रोशनी तुम्हारा भी सक्सेस रेशियो थोड़ा सा कम हो गया. नहीं डीजे सर, नहीं डीजे सर गलत होते हैं बिल्कुल, मैं तो मानता हूं और मैं तो तुरंत माफी मांग लेता हूं. बट मुझे ये श्योर था क्योंकि मैंने आने के बाद ही मतलब क्लास में डिस्कस किया तुम लोगों ने. लेकिन गलत तुम लोगों ने ऐसे कब इंटरप्रीट कर लिया यार? अरे लेकिन ये चीज मैंने ये पॉइंट नोट्स में ये पॉइंट नोट्स में नहीं है. नहीं ये पॉइंट नोट्स में नहीं. पॉइंट नोट्स में चलो इधर देखो. अच्छा ये कंसेप्ट क्लियर है? सुनो ध्यान से, मैं सबको बता देता हूं. क्लियर है सबको? ये वाला पॉइंट रीड किया सबने? सबका इंटरप्रिटेशन निकला कि अच्छा, और जिसको ये वाला इंटरप्रिटेशन निकालने में प्रॉब्लम हो रही है वो अगर 15.4 भी पढ़ेंगे ना, वहां से स्टार्ट करेंगे ना पढ़ना, तो ये इंटरप्रिटेशन अपने आप आ जाएगा. 15.4 से वो डायरेक्टली धीरे धीरे उसने ये बता दिया है कि भाई एडजर्न जनरल मीटिंग, चाहे वो एजीएम हो या कोई भी मीटिंग हो, नेशनल हॉलीडे को हो सकती है, सिर्फ इस केस में नहीं. दैट क्लियर? चलो ग्रेट. देखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 ना. ओके विल स्टार्ट. तो बच्चों स्टेप 1, एज पर सेक्शन 103 of Companies Act 2013,
एज पर सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट, रेड विथ, अच्छा इसको पैरा बोलते हैं, क्लॉज नहीं बोलते, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में पैरा, पैरा 15 ऑफ SS2। आपको एग्जाम में ये सब याद आ गया तो जन्नत है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप एस पर SS लिख सकते हैं। सेक्शन तो आपने देखा ही है कितना छोटा सा है, एंड एस पर SS2 क्या होगा, द मीटिंग which is adjourned for want of quorum, एक ऐसी मीटिंग जो एडजर्न हुई है फॉर वांट ऑफ कोरम, कैन बी हेल्ड ऑन सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, इवन इफ द करस्पॉन्डिंग डे मतलब सेम डे इन नेक्स्ट वीक is a public holiday, the adjourned meeting can be held. However, if in the adjourned meeting any item, however, if फिर कॉमा लगाना, if in the adjourned meeting any item relating to filling of vacancy caused by retirement of director has to be filled. Filled. However, if in the adjourned meeting any item relating to filling up of vacancy caused by retirement of director has to be filled, such adjourned। अच्छा मैं एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी फिल करनी है, ठीक है। अब आपने मीटिंग अगर नेशनल हॉलीडे को रख ली और रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी फिल नहीं हो पाई, तो रिटायरिंग डायरेक्टर जो है ना वो क्या, वो रिटायरिंग डायरेक्टर ना लड़ेगा। क्यों लड़ेगा कि तुम लोगों ने मीटिंग नेशनल हॉलीडे को रखी, इसलिए कोई आया नहीं, इसलिए मेरे फेवर में वोट नहीं आया, इसलिए मेरा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। इसलिए ये लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है। फिलिंग ऑफ सच एडजर्न मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड on national holiday. Step 2. So in the given question, is adjourned can be held on holiday. However, relating to filling up of vacancy on account of retirement of director has to be discussed in adjourned meeting
सारिका जाल्टे की मम्मी पिटाई कर रही है। कैन नॉट बी, नहीं बोल रहा हूँ कि सारिका, अरे नहीं नहीं, अरे बेटा वी आर सॉरी, आराम से, पिटाई पिटाई हो रही है। आंटी जी को मैं प्रणाम बोलना चाहूंगा, मेरा प्रणाम बोल दीजिए आंटी जी को। हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा हॉस्टल में रहती तो पीछे से आवाज कौन कर रहा है? कोई सुंदर कन्या है तो उसको ही मेरा हाय बोल देना, बोल देना हमारे सर 55 के हैं बट उनका दिल 55 का है। अरे अच्छा बाहर है क्या? कोई अगर है सुंदर वाली तो उसको बुला के बोल दो, सर हमारे हैं 55 के बट उनका दिल तो 55 का ही है ना। लिख लिया बच्चों? हाँ सोयान दादा, हॉलो बाछी, आलू भात खा लिया? आलू भात, आलू भात खाएगा कि मछली भात खाएगा? चलो डन, एवरीवन रिटर्न हो गया सबका? yes, sir. अच्छा एक मिनट, सबको समझा, कंसेप्ट समझा अच्छे से? श्योर, ग्रेट ग्रेट बेटा ग्रेट। चलो नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आकाश लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, इधर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आकाश लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी at its meeting held on so and so date announced a proposal for issue of bonus share to all the equity shareholders of the company at 1:1 ratio। ठीक है, तो कहां पे बच्चों उन्होंने लिस्टेड कंपनी की बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बोर्ड ऑफ बोनस शेयर इश्यू करने का प्रपोजल अनाउंस किया। इस रेशियो में 1:1 पे। ऑन दिस डेट, मतलब कितने दिन के बाद? 1 महीने के बाद, द डायरेक्टर्स एट अंदर मीटिंग पास्ड अ रेजोल्यूशन टू रिवर्स द प्रपोजल ऑफ बोनस इश्यू अनाउंस्ड ऑन दिस, डिस्कस द वैलिडिटी। क्या बोनस इश्यू का प्रपोजल रिवाइज हो सकता है? जल्दी से बताइए मुझे, क्यों नहीं हो सकता? वेरी नाइस लक्ष्मी मैडम, शेयर प्राइस कम होगा बढ़ेगा वो तो ठीक है, हो जाएगी तो। मार्केट क्या नहीं से शेयर होल्डर्स के सेंटीमेंट के ऊपर नुकसान पहुंचेगा। एग्जैक्टली चलो स्टार्ट करो। अच्छा और ये यहाँ पे रूल 14 में क्लियरली लिखा हुआ है, मतलब मैं ये देख रहा था कि अपन ने नोट्स में तो लिखा है बट उसका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है रूल 14 कंपनी शेयर कैपिटल, जो अपन ने बोनस इश्यू पढ़ा है सेक्शन 63, और उसके नीचे जो है रूल 14 है, वहां पे क्लियरली लिखा है कि द कंपनी विच हैज वंस अनाउंस द डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड रिकमेंडिंग अ बोनस इश्यू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विड्रॉ द सेम। तो कई लोगों के मन में ये आएगा कि नहीं यार प्रपोजल तो विड्रॉ हो सकता है क्योंकि जनरल मीटिंग में ये जनरल मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन सीधी बात है एक बार प्रपोजल अनाउंस हो, मैंने तो प्रपोजल कहा था, प्रपोजल मतलब प्रपोजल कहां पे? बोर्ड मीटिंग में आता है, फिर उस प्रपोजल को अप्रूव कौन करता है? अरे उस प्रपोजल को अप्रूव कौन करता है? अरे शेयर होल्डर करते हैं ना अप्रूव इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यस चलिए, अरे अंकित मिश्रा जी हैं क्या यहाँ पे? है ना, हाँ अंकित ने तो बताया था ये रोशनी और लक्ष्मी मेडिकल को गलत तो अंकित नहीं ठहराया था। मित्रा देवा, भाई नए नए लोग आते हैं जाते हैं इधर, प्लीज हियर बच्चों, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। इट्स अ गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ स्टेप 1, आप लोग लिखने का ट्राई करोगे इसको? अबे ट्राई करोगे? चलो मैं बता, एक मिनट, बट मैं आई गाइड यू। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं स्टेप 1 डायरेक्टली कैसे स्टार्ट करता? एज पर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड एज पर कंपनी रूल 14। अब रूल 14 अपन स्टैंडर्ड आंसर में लिख सकते हैं बट अपने को याद नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एज पर सेक्शन 63
of Companies Act 2013 read with Rule 14 of companies ब्रैकेट में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 14. The company, if authorized by its AOA, अगर कंपनी को ऑथराइज किया है उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने, may issue fully paid bonus shares by capitalizing reserves, and when the proposal of issue of bonus shares has been approved by the board, it cannot be reversed or withdrawn. So in the given question, और इसीलिए इस दिए हुए क्वेश्चन में क्या होगा? क्या नाम है कंपनी का? The company cannot reverse the proposal at subsequent meeting relating to the issue of bonus share. अब बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में और क्या लिख सकता? What I could have written? हाँ बच्चों, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एंड की जगह क्या लिखना है तेरे को? लिख ले भाई, लिख ले, तेरे मन में आ रहा तो लिख ले। चलो भाई, तू क्या बोल रहा है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को समझ में आ रहा है क्या ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये मेरे को रीड उसका सुनाई दे रहा है, रीडू इट। कोई नहीं, अरे दादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दादा अच्छा लगता है हमको बोलना। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा। चलो अब हम विल प्रोसीड फर्दर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। नाउ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ, दैट वुड बी ऑन व्हाट बेटा? आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, बट वी आर एफिशिएंट। एक घंटे में हमने कंपनी लॉ के हमने 1 2 3 4 5 वी डिड 5 क्वेश्चन। सो इंस्टेड ऑफ ऑल द बकर जो हम लोगों ने किया है, वी आर एफिशिएंट। यूट्यूब पे इतना ही करने के लिए मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि उसमें बीच बीच में वो चलता रहता है, हेलो बेटा, अरे कोई दुष्यंत सर आप बेस्ट, अरे बेटा थैंक यू सो मच। तो अपना टाइम यहाँ पे काफी बच गया। चलिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट बेटा?
लेट्स सी। अभी तुम लोग मुझे परेशान कितना करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। अभी तो एक बहुत, इसके बाद मैंने वो वाला सेशन रखा है ना, डाउट्स है वो पूछ लो, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूँ, ठीक है। चलिए, तो एनीवे आगे का अगला डिस्कशन। बट यस, आई लाइक जूम, क्योंकि क्लास में मैं आप लोगों से उतनी बात नहीं कर पाता, यहाँ पे अच्छा लगता है बात करके। नाउ explain the concept of tortious liability of the government. I think this would be the complicated question to answer. ये आंसर लिख सकते हो? क्या लिखेगा? आई थिंक, चलो, गुड, अ वेरी गुड ट्रायल, वेरी गुड ट्रायल, गुड, ग्रेट, ठीक है। चलिए, तो मैं इसका आंसर, भाई लक्ष्मी मेडिकल अच्छा बोला तुमने। चलो स्टार्ट करें बच्चों, टॉर्टियस लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। और बेसिकली अगर मैं मान लो एग्जामिनर होता तो आई वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। मैं कम से कम 8 मार्क के लिए पूछता है, ठीक है। स्टार्ट करूं? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। सब लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ खत्म कर दिया, स्पेशली रिकॉर्डेड क्लास के बच्चों ने खत्म कर दिया क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज? अच्छा, एक गुड न्यूज बतानी है यार। अरे वो जो आज अपन ने मॉनेटरी लिमिट पढ़ा है वो हट गया सिलेबस से। मैंने बोल था ना, मैंने उसी समय बोलता कि ये काफी इररिलेवेंट है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्यों रखा है उन्होंने, भगवान मालिक। चलो, हाँ नहीं नहीं, अब दो तीन चीजें और कट की उनने, तो अच्छा हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। वी आर टू सपोज वी हैव टू स्टार्ट विद टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। चलो नाउ, tortious liability of government means अभी चलिए, तो tortious liability of the government means what बेटा? It means the vicarious liability of the government for the acts of its servant। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ठीक है, द कोर्ट्स on many occasions have asked the government to make laws relating to tortious liability of the government, but till now no law has been made। बट आज तक कोई भी लॉ बनाया गया। अच्छा, अब अपन इसमें कुछ केस लॉस के रेफरेंस दे सकते हैं। डू यू रिमेंबर कुछ केस लॉस? एक अपन ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस पढ़ा था। अरे याद है क्या बच्चों आपको? देखिए, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, the Supreme Court
stated following points. You remember अपन ने पढ़ा था कुछ तो? Yes. Yes. पहला क्या बोलता? Government will get immunity. Immunity का मतलब प्रोटेक्शन. From tortious liability only when tort took place at the time of discharging sovereign functions. ठीक है. In India we don't follow the concept of king can never be wrong. हम इंडिया में ये कंसेप्ट फॉलो नहीं करते कि कभी भी गलत नहीं हो सकता. एंड अंडर द कॉमन लॉज in India, the government is made liable for torts committed by its servant. ठीक है, full stop. There are very few functions which are considered as sovereign function. Where the government gets immunity. कौन कौन से फंक्शन थे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कैरिंग ऑन वॉर, मेकिंग लॉज, के बाद प्रोटेक्टिंग पीपल, रिप्रेशन ऑफ क्राइम, making international treaties, maintenance of order. Correct. Is that clear? Making international treaties. भाई पापा गाना बढ़िया गा रहे हैं तेरा. दादा पापा गाना गा रहे हैं क्या पीछे? पापा गाना गा रहे हैं शायद. ओमार शूर तोमार शूर दृष्टि को नो शूर. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो लिख लिया. हाँ सर. चलो लास्ट में लिखो
स्टार्टिंग से क्या मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीनशॉट, ठीक है, डू नॉट बी वरीड इधर। तो द स्कोप ऑफ sovereign functions has been reduced so that the government could be made liable towards the tortious acts, even in case of sovereign functions. The courts can make the government liable for torts. बात खत्म कर देना। तो बच्चों ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं, आई वोंट से दिस इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि ये मैंने कमेंट्री की है। बच्चों ये कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, लेट मी टेल यू, ये मेरी एक प्रकार से कमेंट्री है, ठीक है, जिसको एग्जामिनर को देख के लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने पढ़ाई की थी, इस बंदे ने वो लिखा है जो इसके दिमाग में था। चलिए लिख लिया सब लोगों ने, चलो कोई मुझसे बोल रहा था ऊपर कर दो, ये लो कर दिया मैंने ऊपर। सॉरी, आगे बढ़ जाओ। तो 50 लोग देख रहे हो भाई, मैं किस किस की बात मानूं? अबे आगे आ, वुड बी गुड अगर मैं ये सारी चीजें क्या कर शेयर करूं, लेकिन चलो शेयर करूंगा तो उनका भी मजा हो जाएगा जो लोग एब्सेंट है। कमेंट ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्या होगा भाई? चंदा मौर्य जी, चंदा चन्ना जी, चंदा जी, चंदा 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 जी, चंदा मौर्य जी। आप तो बेटा कभी आवाज ही नहीं देते, हमको भूल जाते हो। क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू? नहीं पता? खुशबू गुप्ता जी, अरे ओ खुशबू गुप्ता जी, बताएंगी क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू? ये बाबा जोधवानी जी, बोल मेरे भाई, मेरे टैलेंटेड लॉ गुरु, बोल। नेट नहीं है क्या? हाँ जोधवानी जी, आपको ही, अरे सॉरी जादवानी जी, आई एम सॉरी, प्लीज बोलिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसका बेसिकली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वगैरह जो ये लोग बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं हो सकता है सही हो, बट मॉड्यूल के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सही नहीं है। इफ यू रिमेंबर, आपको पता है ये जब जुडिशियल रिव्यू की बात आती है तो इसका डिस्कशन अपने को शुरू करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के साथ। इफ यू रिमेंबर कि हर एक चीज के लॉ बनाना संभव नहीं है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को पावर मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करने की। याद है आप सबको? हाँ, तो ऐसे आंसर लिखना बेटा, ना कि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड से इसको कनेक्ट कर सकते हो सकता है वो सही भी हो जाए, बट अपनी मॉड्यूल के हिसाब से उन्होंने बताया, क्या बताया कि कई जगहों पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन करने का अधिकार दिया जाता है, बिकॉज हर एक चीज के लिए लॉ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो कोर्ट को क्या मिलता है? कोर्ट को एक जुडिशियल रिव्यू का अधिकार मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, स्टैट्यूट्स के थ्रू, और लास्ट था ऑर्डिनरी और इक्विटी
manner. Do you remember? अरे हाँ है ना? चलो, ग्रेट 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 बेटा, चलो स्टार्ट करें. ओए, शैल वी बिगिन? चलिए बच्चों. एस comma laws cannot be framed for every function. As laws cannot be framed for every function of the गवर्नमेंट. हम क्या नहीं कर सकते? लॉ बना नहीं सकते. किसके लिए बना नहीं सकते? तो किसके लिए नहीं बना सकते लॉ? सरकार के हर एक फंक्शन के लिए हम लॉ नहीं बना. तो अंडर मैनी लॉज द गवर्नमेंट इज गिवन, द गवर्नमेंट और its officers are given discretionary powers. Full stop. It is the court which has to make sure that the discretion granted to administration is not abused or misused in such a way that it affects the people or their constitutional rights in अनरीजनेबल मैनर. तो कोर्ट बेसिकली इंश्योर करेंगे जो ये चीजें हैं, क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो पावर्स दी हैं वो अनरीजनेबल तरीके से क्या ना करें, वो अनरीजनेबल तरीके से लोगों के राइट्स को क्या ना पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाएं. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ, तो कुछ अमेरिका का भी कनेक्शन था ना बच्चों? यस, द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. यस, द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू was developed by Supreme Court of America. Yes or no? So in India also the courts exercise a power of judicial review on the action of administration through what? पहला क्या है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन. यस और नो?
बी अंडर स्टैटूस और सी इक्विटेबल और ऑर्डिनरी। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब आखिरी में मैं क्या करूंगा, मैं इसको आखिरी में कंक्लूड करूंगा, और कंक्लूड में बड़ा प्यारा करूंगा। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू controls the administrative action when the administrative actions affects the citizens in unreasonable। चलिए, देख लिया सब लोगों ने? दैट्स रियली। दो, तीन, चार, पांच हो गया। ग्रेट भाई, चलिए आगे बढ़ जाइए। व्हाट आर द सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट? ओए, सॉवरेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्या है? यस, ये उसी क्वेश्चन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्टेनिंग NSIC रजिस्ट्रेशन? चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा एक अच्छा सा आंसर लिखेंगे कि भाई NSIC रजिस्ट्रेशन लेने के फायदे क्या क्या हैं। चलिए स्टार्ट करें। बेसिकली यस, इसको अच्छे से लिखेंगे। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। NSIC has been created by central government to promote and develop the MSMEs which have MSMEs को प्रमोट करना और डेवलप करना, जिनके पास क्या है, इनके पास क्या है बच्चों? इनके पास, यस बेटा, पास उद्यम रजिस्टर प्रमोट किया जाए और उनको डेवलप किया जाए। बाय रजिस्टरिंग विथ with NSIC, the MSMEs get a recognition from NSIC and registration with NSIC provides a great flexibility in applying for government
टेंडर्स, यस और नो। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, किसके लिए, गवर्नमेंट के टेंडर्स को अप्लाई करने के लिए, यस, गवर्नमेंट के ठेकों के लिए। अप्लाई करने, हाँ, when an MSME, एक मिनट, NSIC provides a single point registration, याद है आपको ये वर्ड, for majority of government departments for applying for tenders. The MSME which registers itself with NSIC is not required to register with each government department separately. ये प्रियल, प्रियल तू क्या खेल रही है, अंदर आ रही है बाहर जा रही है, तुम लोग की चैट पढ़ रहा हूं अभी। सादिया बोल रही कि सर की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही। सादिया आप अभी तक मेरे से फेमिलियर नहीं हुए बेटा, फिर चलिए। और ये सादिया है कौन, मैं इसकी आवाज सुनने के लिए तरस गया हूं, आज तक इसने हाय तक नहीं बोला है। हाँ जी, आपको हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यस और नो। ओके, उसके बाद एक और बेनिफिट था। हाँ बोल भाई, बोल तू, बोलना भाई, ऊपर नीचे नहीं करूंगा। हम्म, मैं आज मैं बोलता हूँ, तू भाई जितना तू मुझे दर्द देता है उतना सुपान सर को भी दर्द देता है, कि मतलब सारा प्यार मेरे साइड ही है। आपके साइड थोड़ा ओके ओके ओके, चलेगा चलेगा ना। एक मिनट बेटा, इसमें एक और, फिर दूसरा एक और चीज हमने पढ़ा था ना, कि वो L1 वाला जो पॉइंट आज हमने पढ़ा था, जो मैंने बोला था 3 बार बताऊंगा, तुम लोग चौथी बार भी डाउट पूछोगे, याद है? वो इसी में था ना, NSIC में था ना, वो इसी में था ना, NSIC वाले में ही था ना। हाँ सर, हाँ। ओके, in case an MSME applies for a tender and if such tender is awarded to a non-MSME, then in this case an MSME which has made the bid, सबको लैग हो रहा है क्या? सबको लैग हो रहा है? स्लो कर दी थी। अगर एक को भी लैग नहीं हो रहा है तो मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को नेट तुम लोग का कमजोर हो जाता है। एक तो बोल रही नहीं हो रहा है ना, अगर एक को भी लैग नहीं हो रहा है तो हो रहा है भाई नेक्स्ट टाइम यूट्यूब पे मिलेंगे इधर। Then in this case an MSME which has made the bid at the
made the bid within which range? 15% range of L1 price. याद है? Will get a chance to supply कितना? Very nice. 20% of goods. At which price? That's really nice. ठीक है? उसके और क्या बेनिफिट था? The PSUs. Yes, the PSUs are asked to have 25% of purchase from MSMEs registered with whom बच्चों? NSIC. Tender forms are provided for free. अर्नेस्ट माइंड, ये पक्का एनएसआईसी में था ना? नो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. फुल स्टॉप. So registering with NSIC लिख देना है. कहाँ याद आएगा? 4% STSC के लिए और 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो STSC वाली हैं. नहीं, 3% सारी वुमेन्स के लिए. हाँ, इफ यू विश यू कुड राइट. अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल. याद नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा. मतलब याद था बट मैंने बोला कहाँ उतने अंदर जाएं. तो रजिस्टरिंग विथ NSIC provides many benefits to the MSM. चलिए बच्चों, लिख लिया सब लोगों ने? ग्रेट बच्चों, लिख लिया? ऊपर नीचे कुछ करना है? चलो ग्रेट बच्चों. Next, the government has simplified the process of registration of MSMEs in order to provide the benefits, in order to provide them with the benefits. इसमें क्या लिखोगे? इसमें आपको क्या लिखना है कि MSMEs का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म भर के, आधार बेस्ड फॉर्म और डिक्लेरेशन भर के हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उद्यम रजिस्टर. उसके बाद क्या है बच्चों? राइट अ, एक मिनट, ये तुम लोग खुद लिखना, होमवर्क है. राइट अ बीफ बोल रहा हूं, सॉरी, ब्रीफ प्रोसेस ऑफ व्हाट बेटा? राइट अ ब्रीफ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ESIC. आज ही पढ़ा था अपन ने. चलो मैंने इसको, हाँ मैंने इसको बहुत प्यारा कर दिया है, डोंट वरी. एक मिनट, चलो लिखेंगे. पुरानी प्रोसेस लिखना है, नई प्रोसेस लिखना है? वी नीड टू राइट द न्यू प्रोसेस. वेरी गुड. चलिए बच्चों, स्टार्ट करें. नाउ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. एक मिनट, ये तुम लोग लिखो, मैं तुमको भेज रहा हूं.
ये आप ही लोग लिखना, बट मैं इसको गाइडेंस देता हूँ मैं आपको इसमें। ये प्रोसेस आप लोग भी देख लीजिएगा। ये बच्चों, ये मैंने आपको भेजा है विश्वास ग्रुप पे, आप चेक कर सकते हैं। 6 पॉइंट्स की एकदम आसान सी प्रोसेस है। मिला? देखा एक बार? तो यस, ये हाँ, अभी एक अपन सेशन लेंगे। एंड बच्चों, इस सेशन में प्लीज हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है शुरू से लेकर अभी तक, वट एवर डाउट्स यू हैव इन ऑल माई 3 सब्जेक्ट्स, यू कुड प्लीज आस्क। एंड इफ आई कुड रिमेंबर, अगर मैं चीजें कर पाया तो मैं आपको सारी चीजें बताऊँ, सारे दर्द अपने तुम आज निपटा सकते हो। चलिए प्लीज बोलिए बच्चों। सबसे पहले मुझे बताइए, स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल में क्या डाउट थे सबसे पहले? पूछो तुम लोग, या चलो छोड़ दो, चैप्टर वाइज नहीं, आपको जहां पे भी किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए मुझे। हाँ बेटा प्लीज बोलिए। चैप्टर लाइक अब वो आई थिंक अभी एक ही महीना हुआ है क्लास स्टार्ट की, 45 डेज, अभी 3 महीने और बाकी हैं। लेकिन मुझे एक चीज बता, जितना फर्स्ट डे एक्सपर्ट थे और जितना आज एक्सपर्ट हो, उसमें कुछ डिफरेंस है? यस, तो इट विल कम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कभी भी देखो, मैं सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, थोड़ा सा ना, जब अपन ये कोर्स कर रहे हैं, लाइक वेन एवर वी आर इनटू, एक ना माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। तो एज अ स्टूडेंट, मतलब कंसीडरिंग आज का जो परिवेश है, अपने को ऐसा लगता है कि कि बस यार, लाइक